हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवी टेक एजुकेशन में। इसमें हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कि जो भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसी निकलेंगी उस वैकेंसी के बारे में आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। तो इस टाइम में लेके आया हूँ आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी वैकेंसी आ रखी हैं और ये जो वैकेंसी हैं ये आप कौन कौन लोग बढ़ सकते हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या मांगी गई है, किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। फॉर्म भरने से पहले जिन जानकारी की आपको ज़रूरत होनी चाहिए वो सब इसमें दी जाएंगी, तो एक बार इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो पहले बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड होते क्या हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है और इन्हें हिंदी में कहते हैं भारतीय तटरक्षक। तो जिस तरह से इनका नाम है भारतीय तटरक्षक, यानी कि जो समुद्र तट है भारत के, इनकी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा ये मछुआरों की सुरक्षा करते हैं कि जो भी मछुआरे समुद्र में गए हैं उन पर अगर कोई संकट आता है, कोई तूफान आता है, तो उनको बचाने का काम भी इंडियन कोस्ट गार्ड की आर्मी ही करती है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल आपके आइसलैंड है उनकी सुरक्षा भी आपका इंडियन कोस्ट गार्ड करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। तो एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं इसमें आपको मेल इंडियन सिटीजन्स के कैटेगरी ये मांगा गया है, तो आपको कैटेगरी में इसमें मेल में ही आप कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10+2 चाहिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। तो इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें 3 तरह की कैटेगरी आपकी मांगी हुई है। एक तो नाविक जनरल ड्यूटी, दूसरी कैटेगरी है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और तीसरी कैटेगरी है यांत्रिक। तो यांत्रिक टेक्निकल है, इसमें आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन ये दोनों के लिए आपको कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको 10+2 होना चाहिए। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होने चाहिए। दूसरा आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए आपको केवल 10th पास चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो बोर्ड है उससे 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा जो यांत्रिक है उसमें 10th क्लास तो आपको पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको डिप्लोमा होना चाहिए एक संबंधित जो आपकी ब्रांच होगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से किसी भी एक में। जो आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा है उसका ड्यूरेशन 3 या 4 साल कुछ भी हो सकता है। और ये जो आपका संस्थान है, जो आपका इंस्टीट्यूशन है, वो AICTC के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा 10th और 12th क्लास जिन्होंने पास किया है एजुकेशन बोर्ड से, और उसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेली कम्युनिकेशन में आपका 2 या 3 साल की डिग्री लिए, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो 12th के बाद सीधा आपका प्रमोट होके आते हैं जो सेकेंड ईयर में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये कैटेगरियाँ दी हैं। तो ये कैटेगरी आप अच्छे से देख लेना। इसका कहने मतलब ये कि अगर आपने प्रोडक्शन में किया है आपने, तो वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काउंट होगा। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है कि आपने जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर में आपने कुछ डिप्लोमा लिया हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगा। अगर आपने इसमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर लिया हुआ है तो वो भी इलेक्ट्रिकल के अंदर आएगा। तो ये आपकी ब्रांच इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं एज पे। तो एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 22 साल होना चाहिए। अब एज के लिए इन्होंने कैटेगरी अलग अलग रखी हुई है कि जो यांत्रिक हैं या GD के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं और यांत्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए। और ये दोनों डेट इंक्लूसिव है इसमें, ठीक है ना। यानी कि 1 फरवरी 2000 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 31 जनवरी 2004 है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये दोनों डेट इसमें इंक्लूसिव रखी गई है। इसके बाद है नाविक। तो नाविक के लिए आपका अलग इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। इसमें 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 के बीच होना चाहिए। और इसमें भी दोनों ये डेट इंक्लूसिव है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ ये दोनों डेट हैं वो भी इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। इसके अलावा अपर एज में रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो SC/ST के लिए 5 साल का दिया गया है और OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी आपके जनरल जो ड्यूटी है उसमें GD के लिए 108 जनरल वैकेंसी हैं, EWS की 26, OBC की 67, ST की 19 और SC की 40, तो टोटल हो गई 260 वैकेंसी। इस तरह से डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपकी जनरल की 23, EWS की 5, OBC की 17, ST की 2, SC की 3, टोटल हो गई 50 वैकेंसी। यांत्रिक मैकेनिकल में आपको टोटल 20 वैकेंसी मिलेगी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल की आपकी टोटल 13 हो गई और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 7 हो गई। तो ये सब वैकेंसी आप इसमें देख सकते हैं वैकेंसी चार्ट में। जैसे आप EWS कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी सब में दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो कुल 4 स्टेज में इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस रखा हुआ है। मैं आपको स्टेज वाइज स्टेज बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपका है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में भी आपके सेक्शन बटे हुए हैं। तो सेक्शन 1 केवल जो आपके नाविक हैं जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, उन्हें केवल सेक्शन 1 पास करना है और वो केवल उसका सेक्शन 1 निकालने के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। GD जो है उनको सेक्शन 1 और 2 दोनों पास करने पड़ेंगे। जो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल है उन्हें सेक्शन 1 और 3 दोनों पास करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 और 4 और यांत्रिक को 1 और 5, यानी कि फर्स्ट सेक्शन तो सबको ही पास करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेक्शन का जो पासिंग मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जनरल के लिए अलग हैं और SC/ST के लिए अलग है। ठीक है, तो सब में पासिंग मार्क्स लगभग सेम है। टोटल जो आपका नंबर होने वाला है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सेक्शन 1 में आपका 60 नंबर का टोटल होने वाला है, तो आपको 50% कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए जनरल के लिए। टाइम इसके लिए मिलेगा आपको 45 मिनट्स। 60 क्वेश्चन आपके होंगे। सब्जेक्ट वाइज जो एलोकेशन दिया गया है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और GK के 5 क्वेश्चन। पासिंग मार्क्स फिर से यहाँ पे दिए हुए हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं। सिलेबस जो रहेगा वो क्लास 10th का रहेगा इसमें। ठीक है, तो क्लास 10th की मैथ्स आएगी, क्लास 10th का साइंस आएगा, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके 10th लेवल के ही रहेंगे। तो जिनको केवल डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना है वो केवल सेक्शन 1 निकाल के आगे वाले स्टेज में बढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको आपको GD के लिए अप्लाई करना है तो आपको स्टेज 2 भी क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स के 25-25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद सेक्शन 3 में आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो पहला फर्स्ट स्टेज देगा और उसका सीधा 3rd स्टेज देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 1st और 4th देंगे, मैकेनिकल वाले 1st और 5th देंगे। तो इस तरह से इसमें सबके मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए हैं। सारे 50-50 नंबर के पेपर हैं और टाइम भी आपको दिया है। यहाँ 30 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, टेक्निकल में इसका जो सिलेबस होगा वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिक्स का सिलेबस रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल वालों का। लेकिन फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी है, ये आप याद रखना। अब आपने इन स्टेज को अगर पार कर लिया तो आप आ जाएंगे स्टेज नंबर 2 पे। तो स्टेज 2 में आपके पास फिजिकल फिटनेस है। तो फिजिकल फिटनेस में आपको 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा 7 मिनट्स में। इसके बाद आपको 20 स्क्वाट अप्स यानी कि उठक बैठक लगाने पड़ेंगे और 10 आपको पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। इसमें चेक करेंगे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो वैलिडिटी का जो इशू है वो इस तरह से दिखाया गया है कि जो डेट ऑफ इशू ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो इशू है वो जो आपकी क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट यानी 16 जुलाई, उससे पहले के होने चाहिए। इसके अलावा जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो उनके जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो 30 अप्रैल 2022 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलिडिटी होती है, तो उनकी वैलिडिटी आपकी 2022 तक होनी चाहिए, उससे कम की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा स्टेज 2 में। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन देने के बाद
आपको या तो फिट कर दिया जा सकता है या टेम्प्रेरी फिट भी किया जा सकता है। अनफिट हो गए तो आप अनफिट हो गए, आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन टेम्प्रेरी अनफिट में आपको 42 डेज़ का टाइम मिलता है आपको फिट करने के लिए। फिर इसके बाद जो स्टेज 2 को पार कर लेगा वो आ जाएगा स्टेज 3 पे। स्टेज 3 में आपके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक बार, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन केस एनी मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोडेड स्टेज 1 एंड 2 एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन एज स्टेज 3। तो स्टेज 2 में तो पास हो गया वेरिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे हम रोक सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दोबारा वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक होंगे। इसके बाद आपका मेडिकल भी फिर से होगा, ठीक है। फाइनल मेडिकल आपका एक बार फिर से होगा। ये जो फाइनल मेडिकल होगा आपका, ये आपका INS चिल्का में होगा, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप है इसका, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएट फॉर्म्स। तो आपको ये सारे अपने ओरिजिनल फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, यानी कि आपको सिलेक्शन अगर यहाँ पे हो जाता है तो आप सारे ओरिजिनल फॉर्म दिखाने पड़ेंगे आपको। इसके बाद आप आ जाते हैं स्टेज 4 पे। स्टेज 4 द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 3 और उसके बाद मेरिट लगेगी। मेरिट लगने के बाद जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे वो आपके आ जाएंगे स्टेज 4 में, यानी कि अब आपको ये जॉब लगभग मिल चुकी है। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑनलाइन साइट दी हुई है। ये ऑनलाइन साइट है आपकी joinindiancoastguard.cdac.in, ठीक है। डेट एक बार फिर से बताते हैं, 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइदर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए या GD के लिए, इनमें से एक ही ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यांत्रिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ तीनों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन देते हैं तो आपको कैंसिल हो जाएगा, जो आपका एप्लीकेशन है वो कैंसिल मान लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोड्यूस करने हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्कैन सिग्नेचर, स्कैन क्लियर थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th का मार्कशीट, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैन कार्ड, DL, 10th क्लास की मार्कशीट आपको देनी है मार्क्स को वेरीफाई करने के लिए। स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स एंड मदर गार्जियन के भी आपको स्कैन सिग्नेचर देने पड़ेंगे अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं। और इसके बाद एक डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा हैंड रिटन, ठीक है। इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय नाविक GD। तो GD वालों को 2 और आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। ये जो दिया था ऊपर ये डोमेस्टिक ब्रांच के लिए था। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप अप्लाई करते हैं। अब जो फर्स्ट में शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं और सेकंड स्टेज में आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोला था आप मांगेंगे, तो ये है कि आपको फार्मूला ऑफ कन्वर्जन CGPA, ग्रेड इंटू परसेंटेज और क्लास 10 इफ़ एप्लीकेबल, तो ये भी आपको एप्लीकेबल देना पड़ेगा इनको। NOC देनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ़ कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड तो आपको NOC देनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज आपकी कोई बैक लगी है या आपने कंपार्टमेंट दी है तो वो भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नाविक GD में आपको ये फिर आपको फार्मूला कन्वर्जन ऑफ CGPA, ग्रेड इंटू परसेंटेज ऑफ क्लास 12th, यहाँ पे इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो ये आपसे बाद में मांगे जाएंगे। अगर मांगे जाते हैं तो आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। यांत्रिक में आपको डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मार्कशीट देने पड़ेंगे ऑल सेमेस्टर के, ठीक है। तो ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आप स्टेज 2 में आ जाते हैं। तो फिर अगर हम आ जाते हैं आप सीधे इस एग्जामिनेशन फ़ी में, तो कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, तो जो फ़ी पेमेंट करेगा SC ST को छोड़ के बाकी सबको फ़ी पे करनी है। तो 250 आपकी फ़ी है, ठीक है, 250 आपको फ़ी पे करनी है।
जो छूट मिली है वो SC ST को मिली हुई है, बाकी सबको फीस पे करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लिए। हाइट मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट में जो आपका मिनिमम एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हेयरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। देखो टैटो नहीं होना चाहिए, परमानेंट बॉडी टैटो आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। ठीक है, तो 11वां कॉलम आपका दिया गया है वो ट्रेनिंग का दिया हुआ है। तो ट्रेनिंग जो आपकी होनी है जनरल ड्यूटी और यांत्रिक की जो होनी है वो फरवरी 2022 में, और जो डोमेस्टिक ब्रांच की होनी है अप्रैल 2022 में होनी है, ठीक है। तो ये होगी आपकी INS चिल्का में, ठीक है। इसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो जब भी आप फॉर्म भरोगे इसकी PDF में लिंक में शेयर कर दूंगा, तो ये सारी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्या क्या होना है, ये आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। ट्रैवल एक्सपेंस केवल SC ST कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, वो भी जो एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके बाद हम आ जाते हैं पे स्केल पे। तो पे स्केल जो आपका रहने वाला है जनरल ड्यूटी के लिए वो है 21,700 लेवल 3 का। इसमें आपको डेयरनेस अलाउंस अलग से मिलेगा। इसके बाद जो डोमेस्टिक ब्रांच में है उनका पे स्केल भी ये सेम है 21,700 लेवल 3 का। इनको भी डेयरनेस अलाउंस आपका अलग से मिलेगा और अदर अलाउंस भी इसमें दिए जाएंगे। यांत्रिक का पे स्केल थोड़ा बड़ा है, वो लेवल 5 का है और इनको 29,200 का बेसिक पे स्टार्ट होगा। इसके बाद प्रमोशन की बात की जाती है, तो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एग्जिस्टिंग अप टू रैंक प्रधान अधिकारी तक आप बन सकते हैं। इसके बाद आप प्रधान सहायक इंजीनियर भी आप बन सकते हैं, जो टेक्निकल है वो सहायक इंजीनियर तक जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पे स्केल 77,600 बेसिक पे स्केल मिल सकता है, तो ये आपका प्रमोशन के भी इसमें चांस है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं वो आपका फ्री राशन, क्लोथिंग एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ और फैमिली के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली फॉर नॉमिनल लाइसेंस, इंश्योरेंस कवर, इसमें इंश्योरेंस भी कवर किया गया है, तो इंश्योरेंस कवर जो आपका है वो 50 लाख का रहेगा। भर्ती को भरने के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया कि आप के लिए बहुत अच्छा मौका है, जो भी 10th 12th किए हुए मेरे विद्यार्थी और जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाली वैकेंसी के बारे में भी जानें। थैंक यू।